खैर इसमें बाकायदा हुकूमत की 2 नंबरी भी है कि भई आप ज़रा जब कोई कानून बना रहे हैं तो उसके पीछे ज़रा थोड़ा पढ़ लिख लें। उन्होंने एक चीज़ अज़्यूम की है कि आप एक वक़्त में अगर घर ना भी हो, आपने कोई पक्खा बत्ती ना भी चलाया हो, तो आप ना 7 किलोवाट से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब आपका सोलर पैनल नया है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या वैसे भी मतलब ये फिगर ही गलत है। धूप पड़ गई ज़्यादा। धूप ज़्यादा पड़ गई है, वो जैसे ही उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो वो ये अज़्यूम करेंगे कि आपने झूठ बोला है और आपने ज़्यादा पैनल लगाए हुए हैं, बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है। और वो जो एक उन्होंने नंबर असाइन कर दी है ना, उससे ऊपर जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसके वो आपको 0 पैसे देंगे। तो ये सर बहुत ज्यादती है। अच्छा, तो आप जब लोगों को चक्कर लगवा रहे हो ना कि अब आप फलाने सेंटर में चले जाएं, अब आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप उनको कहो कि जी आप इस एक एप्लीकेशन लिख के अपना पुराना आईडी कार्ड यहाँ पे छोड़ के हमारे पास चले जाएं, हम इसको भेजेंगे अपने फलाने सेंटर में, हम इसको भेजेंगे इस्लामाबाद, हम इसको सारा कुछ करके आपको कॉल करके बुला लेंगे कि फलाने तारीख को आके तो अपनी तस्वीर नई खिंचवा के तो यहाँ से हमारे से नहीं। और यार बंदा क्यों भागता फिर? आप किस आपसे चोरी, मिस हैंडल, गुम, जो भी मेरा डाटा हुआ है वो आपसे हुआ है ना, तो मैं उसकी पेनल्टी क्यों दूं? अस्सलाम वालेकुम, मुज़मिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर बहुत आला, ये किसी का बाहर व्याह है, उसने सर पे उठा लिया, पता नहीं क्यों। सर को नहीं, सर उनका भी दिल है ये सर। जो इसकी खुशियां हैं ना सारी लथ जाएंगी। हाँ सर, लेकिन देखिए सर, ये जो जिन लोगों ने सोचा होगा कि जी इस अप्रैल के महीने में शादी नहीं रखते क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी और मामलात हो जाएंगे। सर अप्रैल ने तो बेहतरीन मौसम दिया है सर। अब मिड अप्रैल में हम पहुंच गए हैं और अप्रैल जो है वो ऐसा फील नहीं हो रहा कि अप्रैल है। सॉरी, मैं हमेशा बुरी खबर लेके आता हूँ, लेकिन अब जो वेदर एप्स दिखा रही है ना, अप्रैल के अंदर ही एंड अप्रैल में 40 दिखा रही है। जी सर, संडे को 40 है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुश हैं। सर बड़ा एंजॉय किया इस दफा, मतलब वो इस दफा हमें एक्स्ट्रा, मतलब एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया सर तकरीबन। तो सर ये बात सर ये अपनी तरफ रहेगी। दूसरा सर, आपको सर सोलर के जो सार्फिन हैं उनके लिए कोई खबरी या खुशखबरी लेकर आए हैं सर? सर खुशखबरी ये है कि जाहिर है वो हमने पहले भी खबर की थी और शायद जो है वो मतलब हक भी है, चले कह लें हुकूमत का, कि वो जो सैंक्शन लोड उन्होंने आपको दिया हुआ है, उससे अगर ऊपर आप सोलर लगाते हो तो हुकूमत ने कहा कि जी वो आपको करेंगे पीनलाइज। ठीक है। अच्छा, अब वो पीनलाइज कैसे करेंगे? छापे तो नहीं मार रहे वो। छापे तो वो मार नहीं रहे, उनके पास इतनी नफरी भी नहीं है। फिर वो जब आएंगे तो उनको को बड़ा लेटर लेके आना पड़ेगा आपकी रूफटॉप पे चढ़ने के लिए, वरना आप पता नहीं उनको आने दोगे कि अंदर के नहीं। अच्छा, अब आपका जो बिल है ना, उस पर अगर कहीं पे MDI लिखा हुआ है तो उस MDI के आगे आप देखें कि क्या नंबर लिखा हुआ है। सो सपोज, अब मैं ये वैसे ही आपको एक वो कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कि आपका सैंक्शन लोड है 8। अगर आपका सैंक्शन लोड 8 है तो इसका मतलब है कि आप 12 किलोवाट का सोलर लगा सकते हो, क्योंकि जो आपका सैंक्शन लोड है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1.5 से। ठीक। अच्छा, अब आपने 12 ही लगवाया है, आपने कम ज़्यादा नहीं लगवाया। हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का, लेकिन और खैर इसमें बाकायदा हुकूमत की 2 नंबरी भी है कि भई आप ज़रा जब कोई कानून बना रहे हैं तो उसके पीछे ज़रा थोड़ा पढ़ लिख लें। उन्होंने एक चीज़ अज़्यूम की है कि आप एक वक़्त में अगर घर ना भी हो, आपने कोई पक्खा बत्ती ना भी चलाया हो, तो आप ना 7 किलोवाट से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब आपका सोलर पैनल नया है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या वैसे भी मतलब ये फिगर ही गलत है। धूप पड़ गई ज़्यादा। धूप ज़्यादा पड़ गई है, वो जैसे ही उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो वो ये अज़्यूम करेंगे कि आपने झूठ बोला है और आपने ज़्यादा पैनल लगाए हुए हैं, बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है। और वो जो एक उन्होंने नंबर असाइन कर दी है ना, उससे ऊपर जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसके वो आपको 0 पैसे देंगे। तो ये सर बहुत ज्यादती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को उनके सैंक्शन लोड से बड़ा सोलर लगाने दें, मैं नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि जिन्होंने बड़ा सिस्टम लगाया उनको पिनलाइज ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये जो आपने नंबर निकाले हैं, ये कैसे निकाल लिए हैं? ये लोगों के साथ
लोगों ने अपने बिल भेजे हैं, लोगों ने अपने सिस्टम्स की तस्वीरें भेजी हैं, लोगों ने अपने इन्वर्टर दिखाए हैं और कहते हैं यार ये हमारा इन्वर्टर देखो, ये 10 का इन्वर्टर है। हम अगर प्लेट ऊपर लगा लें तो ये फारिग हो जाएगा। तो क्यों हमें पेनलाइज कर रहा है लेस को? लेकिन सर अब देखिए ना, जो उन्होंने पहले पॉलिसी बनाई जिसमें था कि जी हम ग्रोस मीटरिंग पे जा रहे हैं, वो उन्होंने नए कनेक्शन के लिए कर दी। पिछले जो है वो उसी सुकून में। कुछ लोगों के अभी ताज़े ताज़े हुए हैं, वो 7 ईयर्स एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों को 5 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे। बड़ा टाइम होता है, बड़ी बचत होती है इसके अंदर। लेकिन अब जो नए हैं उनको तो वो नए तर्ज से करेंगे, जो पुराना है उनका भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। ये उसकी एक मिसाल है जो उन्होंने बड़ा हिडनली किया। बाय द वे, ये इस तरह से एविडेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई इतनी खबरें नहीं आई, लेकिन अगर कर दिया है तो चले, ओके फाइन। मैं ये मानता हूँ कि ज्यादती है कि आप सिरे से इन्वर्टर बड़ा लगवाएं ताकि आपका जो सैंक्शन लोड है वो उतना ही लगे। नेट मीटर लग जाए तो फिर आप और प्लेट, ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया है कि सैंक्शन लोड के मुताबिक पहले सेक्शन लगवाया, वो प्लेटें लेके रख ली, जब नेट मीटर लग गया उसके ऊपर और तुन दिया और उसके बाद कहा जी कि घर वालों को यूज करो ताकि आप नेगेटिव में न जाए। इश्यू तो ये ना कि जब नेगेटिव में आप जाते हैं तब इसका ज्यादा मसला बनता है। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आप कैसे ये करेंगे? क्या हर वक़्त आप घर पे होते हैं? क्या जिस वक़्त आपको एसी की ज़रूरत नहीं होगी, उस वक़्त भी आप एसी चालू रखेंगे? अच्छा, और ये कितनी बुरी बात है कि आप घर से जा रहे हैं, पीछे घर खाली है लेकिन आप एसी चला के छोड़ के गए हैं ताकि उनको ये भिनक ना पड़े कि आपकी यूसेज हाई रहे, उसमें आप कंट्रीब्यूट क्लाइमेट में तो कर रहे हैं ना। बुनियादी बात ये है कि इन द और चलें वो जो भी तरीके हैं और जो भी मसाइल हैं, इससे तो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ वो भी तो पेनलाइज हो रहे हैं ना, उनका तो कुछ करें यार। बिल्कुल सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ सर कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई डाली हुई है कि जी अगर फर्ज करें आपका सैंक्शन लोड था 8 और आपने 10 लगवा लिया, आपने इन्वर्टर 20 का लिया हुआ है, तो आप 10 नेट मीटर करवा के उसके बाद 10 और लगा लेते हैं 20 के ऊपर। और फिर बहुत खदशा है इस चीज़ का कि जी क्योंकि धूपें पड़ रही हैं और आप तो हैं वो रेगुलर महीने में, हर महीने में 0-0 जा रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। बहुत लोगों को हम जानते हैं जो कहते हैं जी कि मेरा तो बिल आता ही नहीं, मैं तो नेगेटिव 15-20 हज़ार में पहुंचा हुआ हूँ, मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं है। तो उसके ऊपर जो सोलर कंपनीज थी उन्होंने कहा था जी कि इस चीज़ को कैटर करने का तरीका ये है कि आप जब घर से जा रहे हो या आपका लोड नहीं हो रहा, आप खुला कर दें ताकि आपका 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए को मतलब कोई ना कोई बिल आता रहे, तो आप रेडार से बाहर लेंगे। तो उन्होंने सर सबको एक ही जुमरे में ला के इस चीज़ को ख़त्म करने का ये तरीका निकाला। सो ये अब बेसिकली हो रहा है। सो विच इज़ गुड इन अ वे कि मतलब जो लोग इस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं उसके। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो है जैसे आप कह रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे जी कि जो अब्यूज़ नहीं भी कर रहे हैं और उनको एमी पेनलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल, अब इट मेक्स नाउ इवन मोर सेंस टू बाय इलेक्ट्रिक कार। हाँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है आपका सोलर लगा हुआ है तो आपको वो पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा हो गया। दूसरा ये है कि वो जो पहले आपको फ़ायदा पहुंच रहा था सोलर की वजह से, जो कि अब नहीं पहुंच रहा, तो वो जब आपकी गाड़ी में जाएगा और आप उसकी वजह से सफ़र करोगे तो वो आपके काम आ जाएगा। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इट्स अब नाउ टाइम को ढूंढें जुगाड़ कोई अपना किसी तरह, अगर इन्वर्टर ये पुराने वाला बिक सके तो अब दौर हाइब्रिड का। सर दौर हाइब्रिड इन्वर्टर का भी है और दौर जो है आपका हाइब्रिड गाड़ी का भी है। मैं सर आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल भी क्या, मेरे जानने वाले हैं, कज़न हैं, उन्होंने एक PHEV खरीदी है और वो उसकी ना तस्वीरें मुझसे पता नहीं क्यों शेयर करते रहते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैंने सर अपनी एक गाड़ी की अभी टैंकी फुल कराई है 17,000 रुपए की, ज़ीरो करके। और उनकी टैंकी जो है वो ईद से 2 दिन पहले फुल हुई थी और तब वो 1000 कुछ किलोमीटर दिखा रही थी, अब वो 956 किलोमीटर पे। लेकिन वो 956 वहाँ पे स्टक है तकरीबन, क्योंकि वो डेली चार्ज करते हैं अपनी गाड़ी सोलर से और वो मुफ्त तकरीबन गाड़ी जो है अपनी वो चला रहे हैं। सो इससे जो क्योंकि खाली सोलर पे भी 200-250 किलोमीटर मिलती है जो कि शहर में तो नहीं खत्म हो सकते एग्जैक्टली एक दिन में। तो आप बेसिकली जो मतलब कन्वेंशनल जो आपके इंजन हैं, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं जिनमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई,
वो तो फुल फ्यूल प्राइस दे रहे हैं। जिन्होंने अलबत्ता PHEVs ली हुई है और सोलर भी लगवाया हुआ है और उनके पास ये वाली जुगाड़ भी है कि जी हमने बड़ा लगवाया हुआ है, वो तो इंजॉय कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं ठीक है कि आन दो पेट्रोल जितना जितना मर्जी बात जाए, को मसले वाली बात ही, उन्होंने पेट्रोल डलवाना ही नहीं अपनी गाड़ी के अंदर। तो दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। ऑब्वियसली अभी इस माहौलियात इस किस्म के नहीं है कि हर शख्स जो है वो, हर तबके का शख्स जो है वो एक इलेक्ट्रिक या एक हाइब्रिड या एक PHEV भी जाता है, ये चीज़ें महंगी होती हैं, बट स्टिल एक फ्यूचर की तरफ आपको आउटलुक मिल रही है कि ये जो गाड़ी की बाइंग डिसीजन है वो कितनी चेंज हो गई है। कि एक तो देखें चेंज हुई कि जी आप जापानी ले सकते हैं इस मुल्क में सिर्फ। अच्छा, जापानी ख़त्म किसने की? कोरियन ने की। कोरियन को 2-3 साल का ग्रेस पीरियड मिला, उसके बाद चाइनीज़ आ गई। अब डोमिनेशन है चाइनीज़ गाड़ियों की, क्योंकि वो उन्होंने देखा अपनी उन्होंने क्या वहाँ बैठ के आपने तो नहीं बताया ना उनको जी कि हमें ये गाड़ियाँ दें। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, ये है, वो है, PHEV है, RWV है, HEV है, ये फलाना हमारे पास है। इसमें से आप ना कुछ वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कराएँ, देखें क्या होता है। आग लग गई सर। वो दीपाल कहाँ चलेगी, तो वो जेकू कहाँ चलेगी, तो वो फलानी कहाँ चलेगी। तो ये ना एक चेंज आया मार्केट के अंदर, एक डिफरेंट किस्म का। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर सर ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, वरना बाहर तो आप अगर देखें तो कोरियंस ने बड़ा दौर राज किया है चाइनीज आने से पहले में। तो ये किया शिया हुंडई शुंडई बाहर तो बहुत। अमेरिका नेप गए सारा ये। हाँ तो बाकी जो मुझे अच्छी तरह याद है कि आप पता लगे ना REV क्या करती है, और ये जेकू REV है ना, जेकू PHEV है, PHEV या दीपाल RWV है। PHEV जो है वो क्या करती है आप पता लगे ना। मुझे याद है हमने एक शो किया था जब फ्राइडे का पोस्टर आया था, तब हाँ फ्राइडे जी, गाड़ी बिकी कोई नहीं थी अभी, हाँ, मतलब लॉन्च नहीं थी हुई से हाँ, उसके पोस्टर लगे थे। तो तब मैंने इस शो में कहा था, मैंने कहा यार समझ नहीं आई, उसमें लिखा हुआ है टैंक फुल में 1250 किलोमीटर। तो ये अगर आप इसकी माइलेज निकालें टैंक फुल में तो वो, और आप साथ निकालें हाइब्रिड गाड़ी की माइलेज, तो वो तो मिलती जुलती शायद कोई निकल आएगी, और प्राइस का इतना फर्क होगा तो फिर ये क्यों लेनी है। वो तो आप समझ आइए ना कि वो इलेक्ट्रिक पे 250 आपको निकाल के लेना दे रही है। वो तो है कि अगर रेंज एंग्जाइटी का मसला है तो नाल हाँ, पेट्रोल भी है। और पेट्रोल वो यूज किस तरह से कर रही है? वो पेट्रोल यूज कर रही है कि जी ब्रेकिंग एंड पेट्रोल के जी बैटरी चार्ज हुई, क्योंकि इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिनके अंदर इंजन लगा हुआ है। इसलिए तो सर वो जो ऑटो लॉबी हमारी जो है वो रो रही है कि जी इनको जिस आप कोड के जरिए इंपोर्ट कर रहे हैं वो ईवी कोड है। मतलब चाइना है वो आपको भेजता है हाइब्रिड के अंदर है, आप इसको इंपोर्ट ईवी में करते हैं क्योंकि आपको लगता है ईवी। ईवी तो एसेंशियली नहीं है, बट कार्बन एमिशन जो इसका है कंपेयर टू अ होंडा सिविक 2019-20 की या 22 की या आजकल वाली भी, तो नेग्लिजिबल है इसका। सो बट अगेन वो कोड चेंज करना चाहिए, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी उससे, बट गवर्नमेंट नहीं कर रही। और अभी देखें मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, जितने आपके टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कहा है जी कि अवाम जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाए। हाँ जी, और अब वो मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कितना कामयाब तजर्बा है, लेकिन वो जो रेगुलर CD70s को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं किट लगा के, तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता सो है। वो हो रही है, बड़ी देर से हो रही है। सो अगर आगे चलते हैं, सर नादरा की तरफ से सर एक खबर आई है कि जी उन्होंने कहा है कि जी जो शख्स अपना मौजूदा इशूड आईडी कार्ड या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो जो हुकूमती है उसको रिन्यू नहीं कराते फॉर वट एवर रीजन, उनके ऊपर इवेंचुअली हम पेनल्टीज डालेंगे। तो और उसके ऊपर जो वो कुछ स्टैट्स देते हैं, वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो डेटा प्रेजेंट है 27.475 मिलियन नेशनल आईडी कार्ड जो हैं वो डेटा के ऊपर है। उसके अलावा जो उसमें से 2.3 मिलियन जो है ओवरसीज कार्ड्स हैं, 11.6 मिलियन चाइल्ड कार्ड्स हैं और 0.2 जो हैं जुवेनाइल कार्ड्स हैं, ये मौजूद है इनके पास। उसमें से वो कहते हैं जी कि बहुत सारे कार्ड्स जो है वो इस वक्त एक्सपायर्ड है। मतलब उनकी तादाद जो है वो बताते हैं 2,23,000, और वो 2,23,000 लोग जो हैं उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो 10-10 साल से रिन्यू नहीं कराए हुए। तो नादरा के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जी आप एक दफ़ा हमारे सिस्टम में आए और सिस्टम से एग्जिट हो गए। अब या तो इनमें से, और ये आई थिंक ये जो डेटा आई हैव टू चेक भी कर लूँगा, बट मेरा अपना ख्याल है कि ये 2,23,000 आइडेंटिटी कार्ड जो हैं जो 10 साल से ऊपर एक्सपायर्ड हैं, ये वैसे लोग हैं जो अगर तो वफात पा गए तो ठीक है, बट नादरा इसको चेक भी कर सकता है विद डेथ सर्टिफिकेट्स। तो ये 2,23,000 वो लोग हैं जो जेन्युइनली अपना रिन्यू ही नहीं करवा रहे आईडी कार्ड। जी, इसमें ना देखें, एक तो ये कि मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या पेनल्टी डालेंगे। उसकी वजह ये है कि वो तो पेनल्टी तो वैसे ही है,
एक शख्स जो कि यहाँ पे रहता है और उसके पास अगर रिन्यूड नहीं है, एक्सपायर्ड है आइडेंटिटी कार्ड, वो बैंक वाले उसको जीने ही नहीं देते, वो उसको कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करने देते। अस्पताल वाले उसका इलाज ही नहीं करते, खास तौर पे सरकारी अस्पताल वाले। तो अब इससे बड़ी पेनल्टी क्या हो सकती है कि आप एग्जैक्टली। ना बैंक कर सकते हो ना अस्पताल कर सकते हो। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो ठीक है, वो इंतकाल वाले भी होंगे जिसका डाटा कोरिलेट करके देखना चाहिए। चौथा, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज हैं। अच्छा, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो इधर आते हैं, वो नादरा की लाइन में लगते हैं कि यार ये रिन्यू करवाना है। वो कहते हैं आपका रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, आप हेड ऑफिस जाएं, आप इस्लामाबाद नादरा चले जाएं, आप पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दें। और यार मतलब ये आईडी कार्ड है उनका पुराना, आपने इशू किया हुआ है ना, आप ढूंढो। बंदा क्यों जलील होता फिर वो फिर रिन्यू कराए बगैर चले सर जाए। मुझे तो चीज़ समझ नहीं आती, अभी जो जो पुराना आईडी कार्ड था जो चिप के बगैर था, बहुत लोगों की जेब में वो भी पड़ा हुआ है, वो एक्सपायर होने को होगा या हो गया होगा, और उसके बाद आपने चिप वाला बनवाना है अपना। सो वो डेटा जो है, अगर तो वो कागजी था तो वन वुड अज्यूम कि जब आप चिप वाला लॉन्च कर रहे हैं या चिप वाला बना रहे हैं, वो सारा डेटा कंप्यूटराइज हुआ होगा। सर वैसे भी देखें, वो हम पुरानी 1990 वाले आईडी कार्ड्स की बात थोड़ी कर रहे हैं जिस पे हाथ से लिखा होता था। हाँ। ये जो बगैर चिप वाला है ये भी कंप्यूटराइज्ड था। जी, नीम कंप्यूटराइज था ये। हाँ, तो फिर ये डाटा किधर गया? हाँ। आप ये कैसे कह सकते हो किसी बंदे को कि या तो कहो कि ये आईडी कार्ड जाली है। अगर आपने इशू किया है तो फिर रिस्पॉन्सिबल हो आप मेरे डाटा के। सर अगेन नादरा जो है ना, अगर तो हमारा नेशनल डेटाबेस है और उनके पास तमाम रिकॉर्ड है आपका कि बतौर इंसान आप किस किस्म के शख्स हैं, तो उन लोगों को अपने आप को मजीद उन्होंने बहुत एक्सेसिबल किया है। सर नादरा आप याद करें आज से कितनी देर अल्लाह पहले माफ करे। उन्होंने बहुत काम किया और बड़े उनके सेंटर्स हैं, वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। वो आप देखिए ना, अमेरिका में डीएमवी चले जाएं अगर आप, तो वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बट वो एक ब्यूरोक्रेटिक नेशनल सिस्टम का एक मसला है कि जी आप किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, दुनिया भर में जलालत होती है, लेकिन उसको और बेहतर आप कर सकती हैं। और उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर ओवरसीज का इशू है ज्यादा और ओवरसीज वाले रिन्यू नहीं कराते हैं उनको आना, तो ओवरसीज की अलग लाइन बना दें। वैसे ओवरसीज के लिए हर चीज की अलग लाइन नहीं है, तो इसकी भी बना दें। सिर्फ बात ये है कि अब तो इन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम कर दिया है, अब आईडी कार्ड तक ऑनलाइन रिन्यू हो हाँ जाता है। जी। प्रॉब्लम तो ये है ना कि जिसका डाटा ही मिस हो गया है हाँ। उसका क्या करें। अच्छा, तो आप जब लोगों को चक्कर लगवा रहे हो ना कि अब आप फलाने सेंटर में चले जाएं, अब आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप उनको कहो कि जी आप इस एक एप्लीकेशन लिख के अपना पुराना आईडी कार्ड यहाँ पे छोड़ के हमारे पास चले जाएं, हम इसको भेजेंगे अपने फलाने सेंटर में, हम इसको भेजेंगे इस्लामाबाद, हम इसको सारा कुछ करके आपको कॉल करके बुला लेंगे कि फलाने तारीख को आके तो अपनी तस्वीर नई खिंचवा के तो यहाँ से हमारे से नहीं। और यार बंदा क्यों भागता फिर? आप किस आपसे चोरी, मिस हैंडल, गुम, जो भी मेरा डाटा हुआ है वो आपसे हुआ है ना, तो मैं उसकी पेनल्टी क्यों दूं? एग्जैक्टली। और अगेन किसी कोई अगर आपके पास आ रहा है कि मेरा आईडी कार्ड बहाल करते, तो करें, सीधी बात है। आप करके दें उसको। अच्छा, एक और खबर कर लेते हैं सर। प्लीज। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी खबर है सर कि सर एक क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बिल 2026 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल के तहत सर सबमिट हुआ है। फेल्बस क्रिस्टोफर हैं, ये चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पंजाब असेंबली में। इन्होंने सर ये बिल जो है वो पेश की है, और ये बिल जो है ये कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर प्रपोज्ड है, मांगता है। नंबर वन, वो कहते हैं जी कि जो एज ऑफ मैरिज जो है, जो प्रीवियसली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सेट थी 16 फॉर बॉयज़ और 13 फॉर गर्ल्स, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी टू 18 फॉर बोथ। एक तो ये बात होगी। दूसरे अंदर इसके अंदर ये मैंडेट करती है ये बिल ये बात कि जी दोनों लड़का और लड़की जो है वो क्रिश्चियन फेथ के होंगे, तो जो मैरिज है वो सोलमाइज होगी और वो मैरिज जो है वो एग्जिस्ट करेगी अंडर करंट लॉ। उसके अलावा सर ये जो एक पुराना गोरों का कानून है, ये उसको अमेंड करने का और उसको ठीक करने का एक ज़रिया है। बड़ा खूबसूरत बिल है इस लिहाज से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर आपको पता है कि मैरिजेस जो हैं उसके अंदर एक मामलात जो हैं उनका डिवोर्स का भी कल्चर डिफरेंट है और बाकी चीज़ें भी डिफरेंट है। उसके अलावा जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं आपके उसके अंदर इनहेरिटेंस राइट्स हो गई, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होगी, वो इसके अंदर स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। उसके अलावा के जो आपका ब्यूरोक्रेटिक मामलात के अंदर फंस जाती चीज़ें जी कि अगर आपने डिवोर्स लेनी है, कुछ और करना है, इनहेरिटेंस का मामला है, अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई शख्स हो,
तो वो उनको डील करना पड़ता था ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि कानून उनको एक हद तक रिकग्नाइज ही नहीं करता था। दूसरी बात सर इसके अंदर ये है कि जो इंक्लूसिविटी एक और आई है इसके अंदर, वो ये है जी कि एक जो कैथलिक चर्च ऑफ जो आप इंग्लैंड है, उसके तहत जो एक पेस्टर है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चर्च का पेस्टर है, जो कि एक रिकग्नाइज्ड थियोलॉजिकल सेमिनरी से ग्रेजुएट किए, वो ही सिर्फ शादी ये करवा सकते हैं। मतलब जो हमारा जो एक कल्चर है निकाह का, जिसके अंदर एक मौलवी साहब आ जाते हैं, इसके अंदर वो भी कंडीशन डाली गई है कि जी एक आपका रजिस्टर्ड जो होगा, क्योंकि और इनकी क्योंकि तादाद जो है ज़ाहिर है हमारे जो इस्लामी मज़हब के अंदर जो मौलवी हैं उनसे कम है, तो इनकी एक जो थियोलॉजिकल जो सोलमाइज्ड जो थियोलॉजिकल सॉरी जो सेमिनरी के लोग हैं, सिर्फ उनमें से कुछ जो होंगे उनको आप रिकग्नाइज करेंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे, जो कि अभी भी होंगे, बट वो ये शादी करवा सकते हैं। तो सर इसके अंदर आप स्ट्रीमलाइन देखें ना कितना सारा कुछ हो रहा है इसके अंदर। सो आई थिंक ये बिल जो प्रपोज किया गया बड़ा अच्छा बिल है, और इसके अंदर जो है आप सारा कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। खास तौर पे जो एज फैक्टर इसके अंदर उन्होंने रखा है वो बड़ा अच्छा है। हाँ जी, जो अच्छा अब मेरा तो ये ख़्याल है ज़ाती तौर पे कि ये जो सारा है ना कि महदूद लोग होंगे या जो है ये पास्टर्स होंगे, और उनमें भी सब नहीं जिनको सिर्फ हुकूमत रिकग्नाइज़ करेगी, जो कि वही रजिस्टर करवा सकेंगे। वो एज की वजह से ही है ना, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे अब वो कानून साज़ी हो रही है कि देखिए वैसे तो मतलब एक लड़का लड़की आपस में ये कह दें कि उनकी शादी हो गई है तो उनकी शादी हो गई है, दो गवाह चाहिए मतलब। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जब आपने हुकूमती रजिस्ट्रेशन करानी है उस शादी की, तो फिर हुकूमती रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से एक है एज। तो वो अब जिस तरह हमारे इधर हो रहा है कि जी अगर एज कम हुई लड़के या लड़की में से किसी एक की भी या दोनों की, तो वो निकाह ख्वाह जो था उसको जेल में डाल हाँ देंगे। जी। तो ये उसको इंश्योर करने के लिए मेरे ख्याल में किया जा जी। रहा है कि अंडर एज शादियां ना हो हाँ सकें। जी। बाकी ये है कि बिल्कुल ये मेरे ख्याल में 150 साल बाद इस कानून में पहली दफ़ा को तरमीम की गई है। तो वो जो पिछला कानून था मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन कोई भी कानून अगर 150 साल पुराना हो, तो जिस तरह से दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, मेरे ख्याल में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती जी, है। होती है। और सर इसके अंदर सर एक और जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट है जो करवाई गई है वो भी इंटरेस्टिंग है, और आपके जो आपने भी कहा उससे बड़ा ताल्लुक रखती है कि जी कि ये क्लैरिफाई करता है बिल कि जी मैरिज इज अ यूनियन स्पेसिफिकली बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, रिप्लेसिंग द वेग जो पिछला था ब्रिटिश एरा का टेक्स्ट के जी बिटवीन टू पर्सन्स। तो सर ब्रिटिश एरा के लोग तो या तो बहुत प्रोग्रेसिव थे जिन्होंने टू पर्सन्स किया है, तो इसको ये इस चीज भी इसको भी क्लैरिफाई किया गया कि बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। चलें, इस पे तो प्रोग्रेसिव्स इतने खुश अब तो नहीं होंगे। सर इससे मुझे बात याद आ गई सर कि वो जो एलजीबीटीक्यू का एक था, वो जो भी कहते हैं एक्रोनिम कहते हैं उसको बना हुआ था। सर कनाडा की तरफ से एक नई चीज आई है कि वो कोई तनकीद कर रही थी औरत इस चीज के ऊपर के बिलिंग जो फंड्स कट हुए हैं कनाडा के अंदर के जी उनका 1 बिलियन या पता नहीं कितने बिलियन जो है जो इनकी मतलब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और जो सारी एडवांस्ड उसके अंदर लिंगो है उसके अंदर वो कम कर रहे हैं फंडिंग उसमें से। सर उसके ऊपर जो उन्होंने अब नया दोहराया है, सर वो तो मैथ का सम है पूरा, जिसके ऊपर पता नहीं क्या 1 2 ये वो फलाना, और फिर एंड में कोई एलजीबीटी आता है, फिर उसके आगे भी कुछ चीजें। तो सर ये मैं कनाडा को देख के बड़ा हैरान हूँ कि कनाडा के अंदर अमेरिका फोर फ्रंट पे था इस सारी चीज के, अमेरिका में इसमें निस्बतन कनाडा के कमी नजर आई, और कनाडा जो है फोर फ्रंट पे है इस सारी चीज के ऊपर। तो ये मुझे बड़ा एक ताजुब हुआ है देख के इस चीज को। सर बात पता है क्या है, वो मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जी हम जो है वो कानून साज़ी मजहबी बुनियादों पे करते हैं। तो वो ठीक है, और ज़ाहिर है मतलब जैसे अवाम होते हैं वैसे लेजिस्लेटर्स होते हैं और वैसी कानून साज़ी होती है। बट अदरवाइज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये बात कंसर्न नहीं करती कि कौन किससे शादी कर रहा है। हाँ। मतलब वो लड़का लड़की आपस में कर रहे हैं या पर्सन्स कर रहे हैं, मतलब और उसकी वजह बड़ी सादी सी है। मुझे क्या लगे कि 2 लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे तो ये हेडेक ही नहीं है कि 2 लोग क्या कर रहे हैं, उससे मुआशरे में क्या। मुझे जब तक कुछ चीज़ बॉदर नहीं ना करती तो मैं नहीं इस चक्कर और में सर पड़ता। उसका मेजर अमेरिका के अंदर भी जब इसका एक मसला पड़ा वो तो यही था ना कि ये स्कूल्स के अंदर एक चीज आ रही है, आप और लोगों पे इन्फोर्स कर रही हैं इस चीज को,
तभी मसाइल पैदा है ना, वरना तो ये अभी से मतलब 5 साल पुरानी चीज़ थोड़ी है। मतलब people have been feeling a certain way and have been behaving a certain way and they've been demanding for their rights etc. और जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं एक हद तक, बट जब ये मंजरे यहाँ पे इतना ऊपर से आई और ये सब सोशल मीडिया का दौर कह लें इसको, कि चीज़ें जो हैं लोग टेकअप कर लेते हैं, बहुत सारे नॉन स्टेक होल्डर्स टेकअप कर लेते हैं और उस चीज़ को इतना फैला देते हैं और उसके अंदर से फिर आपको फील होता है कि यार ये मेरे ऊपर इन्फोर्स हो रही चीज़, दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। उसके अलावा जो अपनी चारदीवारी में जो सब जो करना चाहता है, हमें उससे क्या मसला। हाँ, उससे कोई मसला नहीं है। और वो ज़ाहिर है वो जो सारा शुरू हो गया था ना कि अब किसी ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया एज़ बिल्ली, तो अब उसको बिल्ली कहो। वो ज़ाहिर है फिर उसमें तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो एज़ लॉन्ग एज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसमें तो फिर फ़र्क पड़ना दूसरों को शुरू हो गया था ना, कि अब वो आपने किसी को जो है वो ही कह के बुलाया या शी कह के बुलाया, तो उसने पहले आपको करेक्ट कराया कि नहीं हम दे देम चल रहे हैं आजकल। अब ये दूसरों की ज़िंदगी में आप टेंशन डाल रहे हो, आप आपस में दे देम व्हाटएवर, आप जो मर्ज़ी करो। लेकिन अगर आपने राह चलते को करेक्ट कराना शुरू कर दिया, तो यार उसकी बात सुनो और उसको आगे करो, और फिर आपस में दोस्तों में फिर आप मतलब जो आप जिनका रोज का बाय दोस्त आई मीन कि जिनका रोज का उठना बैठना है, उनका चाहे जो भी रिलेशनशिप है, वो बॉस है, एम्प्लॉई है, फलाना है ढमकाना, आप लोग आपस में कर लो कि यार मैं आजकल जो है ना थीटा चल रहा हूँ। लेकिन ये है कि अगर वो हर मतलब एक बंदे ने आपकी अपीयरेंस देख के आपको वो रास्ता पूछा है, तो आप उसको पहले करेक्ट कराना शुरू हो गए, तो ये अब ना ये कॉम्प्लेक्स हो। हाँ। और मैं वो मुझे जो ट्रेंड्स और जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, उनमें मुझे लग रहा था कि ये मामला जो है ये अब ना ज़रा सेटल्ड हैं उस तरह से कि इसके ऊपर, लेकिन कनाडा जो है इसके ऊपर हर हफ्ते को ना कोई खबर आती है वहाँ से, तो कनाडा में भी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में मामला में बड़ा ऊपर जा रहा है। और बाकी सर अगेन इसके अंदर ये तो चले एक छोटी चीज़ है कि जी दे देम कर लें और ये कर लें वो कर लें, को आइडेंटिफाई करता है एज अ डॉग और वो चक काट ले आके, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो उसकी लीगल आप देखें ना क्या चीज़ है कि जी मतलब मुझे किसी ने आके चक ही काट लिया, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, नहीं, नहीं, उस पे लीगल भाई, उस पे तो फिर कानून तो फिर ज़ाहिर है उसको बंदा ही समझेगा, वो चाहे अपने आप को जो मर्ज़ी यही समझता तो हो। कह रहा तो और ये कनाडा जो है वो उसमें ज़ाहिर है, एक तो ये कि कनाडा फ़ील करता होगा इस तरह की कानून साज़ी में ऊपर नज़र आ रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है अब तो आजकल क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो बहुत एंटी अमेरिका है कनाडा में। तो क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की है, तो अब उस वजह से वो शायद मज़ीद वो कर रहे होंगे, जो कि अगेन नॉट आवर प्रॉब्लम। कनाडा कैनेडियंस का मुल्क है, जो मर्जी करें। हाँ, रिलैक्स करें। बिल्कुल सर, बाकी इजाज़त और लेते हैं हमें सर। भी रिलैक्स हाँ, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।